स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, गुरुंग, और कल विस्तार से उनके बारे में बताया गया था। अब उसकी आगे की कहानी निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि आर्म्स डीलर के फंड से नेपाल में हिंसा भड़की, ऐसी तमाम जगह रिपोर्ट है और गुरुंग का बड़ा खेल था। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है और गुरुंग की इतनी चर्चा क्यों है। पंकज जी, देखिए, सुदान गुरुंग है ना, एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हामी नेपाल। और नेपाल में भूकंप आने से पहले ये नौजवान मतलब नाइट लाइफ, म्यूजिक, पब्स, इन सब में देखा जाता था और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। वहां जो होते हैं ना स्कूल कॉलेजों के लिए, तो एक थोड़ा बहुत तो नेटवर्क था ही। जब नेपाल में भूकंप आया तब सोशल मीडिया की ताकत इनको पता थी। इन्होंने क्या किया कि लोगों के मदद के नाम पे एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाया और देखते ही देखते, चूंकि ये पॉपुलर थे, 1600 लोग उसमें जुड़ गए, मात्र 1600। और रजिस्ट्रेशन हो गया 2020 में। अभी जो मौजूदा आंदोलन हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि ये सौदान गुरुंग, सुदान गुरुंग, इसके एनजीओ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने स्कूली बच्चों से स्कूल ड्रेस में आने के लिए कहा और कहा कि एक हाथ में किताबें लेकर आना और किताबों को ऊपर दिखाना, कई तरह के विजुअल्स मिलेंगे। अब बाद में पता चला कि ये स्कूल कॉलेज के बच्चों को मोबिलाइज कर रहे थे और ये कहते हुए कि भाई सोशल मीडिया पर जो बैन है वो आपके जीवन का अंत है, यहां तक कहा था। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया से बहुत लोग कमाई भी करते हैं, बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। तो सचमुच नौजवानों को लगा कि सोशल मीडिया पर बैन मतलब मेरा करियर खत्म। आप भारत के परिस्थिति से समझ सकते हैं कि आज अगर अमेरिकन एप्स पे सोशल मीडिया पे बैन लग जाए, ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गए, इंस्टा हो गए, तो कितनी बेचैनी, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा कि नहीं होगा। और उन हजारों लोगों के लिए होगा जिनकी कमाई धमाई से चलती है। तो यही हुआ, अब उस आक्रोश को सड़कों पे उतारना था और इनके एनजीओ ने वो काम किया। लेकिन यहां तक तो ठीक था, कहानी समझ में आती है जो कि बताया गया। आगे की कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। एक तस्वीर है, मैं चाहता था कि वो दिखा सकूं, अगर नहीं है तो देख लीजिएगा। वो तस्वीर देखिएगा, एक हेलीकॉप्टर के आगे सुदान गुरुंग कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, 3 और लोग हैं वहां पे। उसमें से पता है एक शख्स कौन है? कौन? एक शख्स है जिसका नाम है दीपक भट्ट। और दीपक भट्ट कौन है शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भारत में। ये आदमी एक कंपनी चलाता था और पहले तो इससे करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में इस पे कई आरोप लगे और सबसे इसकी और बड़ी पहचान थी कि ये आर्म्स डीलर था। मतलब कि गलत तरीके से विदेशी हथियारों को नेपाल में लाके बेचना इसका काम था और इस वजह से इसे जेल भी हुआ, फिर देश निकाला भी दे दिया गया था। अब उसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी इस आंदोलन के पहले क्या कर रहा था, कुछ बंदूक मंगाना था क्या, क्योंकि दीपक भट्ट तो वही काम करता है। ये गन परचेज करा था इटालियन कंपनी से, तो वो पकड़ा गया था, उसी सिलसिले में इसको जेल हुई थी दीपक भट्ट की। ये दीपक भट्ट का प्रोफाइल है, वो कोई भी जाके चेक कर सकता है जी। एक एनजीओ चलाने वाला आर्म्स डीलर से मिलता है, ठीक है, यहां तक। अब एक और शख्स है, साहिल अग्रवाल। साहिल अग्रवाल जो बाहर से जो फंड आता है ना सुदान गुरुंग को, उसका सब कुछ देख रेख ये करता है, इसके थ्रू आता है। अब साहिल अग्रवाल की पहचान कर लीजिए। ये भाई साहब बहुत बड़े कालाबाजारी हैं और जब कोविड के टाइम था ना, जब कोविड आया था, चारों तरफ कोरोना, तो ये थर्मोमीटर गन्स एक होता है, उसके ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, होर्डिंग करते हुए ये पकड़े गए थे। अब बताइए कि जो आम लोगों के स्वास्थ्य के
टाइम में, जब कोविड जैसी महामारी है, उस वक्त ये अगर ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा बिजनेसमैन है, लेकिन इसमें ये इनका भी क्या इस फायदा एनजीओ के होगा? पास है। नेपाल में हिंसा भड़काकर आर्म्स डीलर का क्या फायदा होगा? देखिए, पहला आर्म्स डीलर को तो देश निकाला, जेल भेजा, इसका धंधा चल नहीं पा रहा था, हम्म। तो उसे एक ऐसी सरकार चाहिए थी ना कि जो उसके धंधे पानी को एकदम स्मूथ कर दे। ये जो दूसरा जो मैं व्यापारी की बात कर रहा हूं, साहिल अग्रवाल की, ये शंकर ग्रुप चलाते हैं, वहां पे कंपनी है शंकर ग्रुप सब कंपनी। ये पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमी नेपाल को। हमी नेपाल ये गुरुंग का एनजीओ है। ठीक। अब ये अरेस्ट हुआ है, साहिल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया था यही ब्लैक मार्केटिंग करते हुए। इस सरकार से खुन्नस तो थी इसकी, क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब मतलब कि तीसरा धंधा एक चौपट और हुआ इसलिए धंधा बदला लेना चौपट था। हुआ इसलिए, एग्जैक्टली। जिसके पेट पे लात पड़ती है वो कम करता है। अब तीसरा शख्स एक और मैं आपको मिलाता हूं, ये है संदूक रोहित। ये समाजसेवी खुद को कहते हैं, और ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रहा, आरोप यह है कि ये सीआईए के लिए काम करते हैं। इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड वगैरह सब मिल चुका है। ये भी गुरुंग के टीम में, और ये क्या करते हैं कि गुरुंग को इंटरनेशनल वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और वहां अगर सोशल मीडिया तो एल्गोरिदम का चीज है ना सारा। अब बताइए, एक इतना अच्छा नौजवान जो कि 2020 से पहले तक सिर्फ नाइट लाइफ, पब, दारू, सिगरेट ये सब करता था, अचानक वो इतना भला आदमी हो गया, इतना भला आदमी हो गया कि नेपाल के लोगों के दिलों पर छा गया। लेकिन आज भी उसके जो दोस्त हैं, आर्म्स डीलर, कोविड में ब्लैक मार्केटिंग करने वाला, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, एक ऐसा आदमी जिसपे सीआईए का आदमी होने का आरोप लगा, ये सब क्या कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जरूरी नहीं कि जो चीज चमक रही है वो सोना ही हो जी। एक पत्रकार के रूप में हमारा यह फर्ज है कि हम अंदर तक तहकीकात करें, क्योंकि आम लोगों के बीच तो कोई भी फेमस हो जाता है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि भारत में भी बहुत ऐसे नेता हैं जो अचानक सोशल मीडिया से 2, 4, 5, 6 महीने में वो नेशनल लेवल का नेता हो जाते हैं। ठीक है। आप भी अगर हाँ में हाँ कीजिएगा तो पत्रकार के रूप में आपने क्या किया, वो तो अपना पीआर स्टंट करेगा ही। लेकिन सुदन गुरुंग हथियार तस्कर से क्या रिश्ता, ये थोड़ा समझा देते हैं। आपने विस्तार से बताया, लेकिन ये भी जान लीजिए, सुदन गुरुंग हमी नेपाली एनजीओ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिनको करप्शन विरोधी प्रदर्शनों के लिए बड़ा फंड मिलता है, और वो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन इसी फंड के वजह से कराते रहते हैं। अब ऐसे में तस्करों के साथ उनका नाम जुड़ा। हमी नेपाली के प्रमुख फंडर्स में दीपक भट्टा और उनकी कंपनी इन्फिनिटी होल्डिंग्स शामिल है, जिसका जिक्र अभी हमने किया, उस पर चर्चा भी की, लेकिन आपको विस्तार से यहाँ पर और समझ में आएगा सुदन गुरुंग के बारे में। दीपक भट्टा एक आर्म्स डीलर हैं, जिसके ऊपर नेपाल पुलिस के लिए इतालवी कंपनी बेरेटा से बंदूकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और इस तरीके से सुदन गुरुंग हथियार तस्कर से रिश्ता रखता है। दीपक भट्टा ने नेपाली सेना के हथियार खरीद में भारी घपलेबाजी की थी, और तभी से कहा जाता है कि उसको देश निकाला दिया गया था, और वो बदला लेना चाहता था। तो और ऐसे में सुदन गुरुंग से भी उसकी जान पहचान है, और ये पूरा मामला भी जो पंकज जी बता रहे थे अब आपको और समझ में आएगा। नेपाल की सेना में भी घपलेबाजी की बात हथियारों को लेकर कुछ गड़बड़ियों की रिपोर्ट आई थी और बाकायदा छपी भी थी कि आर्मी के जो आर्म्स है ना, वो ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, नेपाली आर्मी के। अब मुझे नहीं पता कि उसमें सच्चाई क्या थी या जांच कहां तक पहुंची। जब वो जांच का ऑर्डर दे दिया वहां की सरकार ने, उसके बाद कहा जा रहा है कि वैसे लोग जो नेपाल आर्मी के आर्म्स को ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी चर्चाएं इस बात को लेकर हैं, उन चर्चाओं के बीच सुदन गुरुंग को लेकर बहुत बात हो रही है कि उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता हिला दी, इस तरीके का विद्रोह प्रदर्शन करवा दिया। जी पंकज जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए क्या है ना कि हम लोग जो है ना बड़े फिल्मी टाइप के लोग हैं। एक नायक आएगा, पूरा सिस्टम हिला डालेगा और वो जन्नत बना देगा,
ऐसा नहीं होता रोहित। अगर ऐसा होता तो जिन जिन देशों में ये तख्ता पलट हुआ है वो जन्नत बने क्या? बांग्लादेश जन्नत बन गया? श्रीलंका में रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हजारों लड़के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, क्या वहां रोजगार बढ़ गया या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश में जहां तख्ता पलट हुआ है और वो बाद में एक आइडियल सोसाइटी बन गई है? दुनिया का एक भी उदाहरण दे। लेकिन हम फिल्मी है ना, हमें अच्छा लगता है, एक हीरो आएगा नायक जो हमें बचाकर ले जाएगा। मैं उससे ज्यादा बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल ये पूछता हूं और दर्शकों को जवाब देना है। भारत के आसपास के सभी देशों में, मैं सभी की बात कर रहा हूं एक्सेप्ट चाइना, तख्ता पलट क्यों हुए? आप शुरू कीजिए। नेपाल अभी हुआ, इससे पहले बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ। 6 देश, भारत के आसपास के 6 देशों में अचानक तख्ता पलट हुआ। मैं अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, करजई की सरकार हो या अशरफ गनी की सरकार हो, वहां अच्छी चल रही थी, डेमोक्रेसी थी। उस डेमोक्रेसी को बदल के तालिबान की सरकार लाना और फिर अपने हथियार वहां छोड़कर चले जाना। अमेरिका बेवकूफ नहीं है जो 4 बिलियन के हथियार छोड़कर चला जाए, कुछ तो प्लानिंग रही होगी। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी जीडीपी इंडिया से ज्यादा तेज गति से बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक रहा था। आज क्या स्थिति बढ़िया है? तो भारत के आसपास की ये प्लानिंग चल रही है ना, इसको समझिए। ये गुरुंग फुरुंग इस तरह के बहुत सारे पैदा होते रहेंगे। जब भी किसी देश में होगा तो 4 इस तरह के नाम आ जाएंगे सामने। मैं भारत के लोगों से कहता हूं, अपनी चिंता कीजिए और सोचिए जरा कि भारत के आसपास के सभी देशों में तख्ता पलट हो चुका है, क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी है या नहीं? बिल्कुल, ये सोचना होगा और इसीलिए प्रयास तो हुए इस देश में भी, लेकिन भारत इस तरीके की लोकतांत्रिक संरचना है कि वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं काम नहीं कर पा रहे हैं, वरना प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर। एक फर्क आया, मैं बता रहा हूं कि उन देशों में भारत में क्या फर्क है। जब बांग्लादेश में स्टूडेंट आगे बढ़े, जब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो वहां की सरकार ने गोलियां चलवा दी और बांग्लादेश में उसके बाद हिंसा भड़क गई। जब नेपाल में ये आंदोलन चल रहा था, शुरुआत हुआ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ, तो वहां की सरकार ने गोलियां चला दी श्रीलंका में और फिर उसे सत्ता से हाथ धोना। हाँ, श्रीलंका में वही हुआ था, जो जो गोली चलाया वो सब गया। भारत में आपको याद होगा वो समय कि हजारों लोग दिल्ली में घुसे थे। जब एक सेकंड मैं बता रहा हूं पूरा। लाल किले की प्राचीर पर जब झंडा फहराया गया, चढ़ गए, ट्रैक्टर लेके पहुंचे, एक की मौत हो गई तो कहा गया गोली लग गई। किसान आंदोलन के दौरान भी यही बात कही गई कि किसान की मौत हो गई थी, वह गोली मार दी पुलिस ने। यहां भी तो वो माहौल एक गोली वाला बनाने की कोशिश की ही गई थी। बिल्कुल वही प्लानिंग ही थी। प्लानिंग ये थी कि लाल किले पे चढ़ेंगे और भारत का तिरंगा हटाएंगे तो सरकार की तरफ से रिएक्शन होगा, और ये चाहते थे कि गोलीबारी हो, और ये गोलीबारी हो जाती तो क्या होता। उस वक्त हम सब ने भारत सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया कि कैसी नामर्द सरकार है। दिल्ली पुलिस तो तैनात है लेकिन उनको लाठियां देके उतार दिया है, किसी को हथियार अलाउड नहीं था वहां। मैं बार बार ये बोलता हूं कि भारत सरकार को हमसे बेहतर इंटेलिजेंस पता होता है। ये जो पत्रकार एक हैं, एक साहब ने झूठ बोला था, आज बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बस से एक किसान गिरा था, उसके बारे में इन्होंने कह दिया था कि पुलिस की गोली से मरा है, जबकि जानबूझकर उस दिन दिल्ली में किसी पुलिसकर्मी को राइफल नहीं दिया गया था। इतना स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि हाथ में कुछ भी राइफल, पिस्टल, बंदूक नहीं देना है, भले ही उनको करने दो, क्योंकि आंदोलनकारियों का प्लान था कि 2-4 मरे कि हम दिल्ली को में आग लगा देंगे, कहर ढा देंगे दिल्ली में। बहुत पेशेंस के साथ कुछ नहीं किया और वो आए थे, उनको जाने दिया। इसलिए जब हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच तुलना करते हैं ना, तो याद रखिए कि हमारी जो सरकार है क्या विष का घूंट पी के कैसे चुपचाप रही होगी। जरा उन पुलिस वालों को सोचिए कि ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं दिल्ली की सड़क पे और चुपचाप खड़े देख रहे हैं, पेशेंस के साथ। धैर्य था, इसलिए भारत बच गया। बिल्कुल। और जिन्होंने बहुत सोच समझकर कदम नहीं उठाए, वहां के हालात क्या हुए ये सब देख रहे हैं। बाकी
अभी ये एक नई थ्योरी की आर्म्स डीलर के फंड की वजह से नेपाल में हिंसा भड़की और गुरुंग का बड़ा रोल इसमें रहा है। और क्यों रहा है, कैसे रहा है, वो विस्तार से पंकज जी ने बताया। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको देश और दुनिया के यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।